Hello everyone. We are going to start class 8th NCERT Civics Chapter 4 Judiciary. तो देखो, जब हम न्यूज़पेपर को एक बार देखते हैं ना तो हमें समझ आने लगता है कि हमारे कंट्री के जो कोर्ट्स है वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम सोच सकते हैं कि हमें कोर्ट्स की ज़रूरत क्या है। हमारे पास इंडिया में ना एक रूल ऑफ लॉ है, जिसका मतलब है कि जो लॉ है ना वो इक्वली सभी लोगों पर अप्लाई होता है और एक सर्टन कोई एक तरह का फिक्स प्रोसीजर जिसको फॉलो करना पड़ेगा जब किसी भी लॉ को वायलेट कर दिया जाता है तब। अगर एक लॉ को रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करना है तो उसके लिए हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है जिसमें कोर्ट्स के अलग अलग मैकेनिज्म है जहां पर कोई भी सिटीजन अप्रोच कर सकता है जब भी कोई लॉ वायलेट हो जाता है। एक गवर्नमेंट के ऑर्गन की तरह जुडिशरी ना काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में, इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में। इसका ना काफी देखो एक रोल है कि ये अच्छा रोल जो निभा पा रही है ना वो इसी कारण है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारी जो कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब क्या है कि देखो जो कोर्ट्स हमारे एरिया में है और जो सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में, क्या उसमें कोई रिलेशन है, कनेक्शन है? इस चैप्टर में हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर पाने वाले हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? कोर्ट्स देखो अलग अलग तरह के इश्यूज पे अपने डिसीजंस लेती है और फिर देखो वो डिसाइड करती है, जैसे कि कुछ डिसीजंस कोर्ट लेती है जैसे कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को मार नहीं सकता, और किस तरह से दो स्टेट्स के बीच रिवर पानी शेयर करेगी, रिवर का पानी शेयर किया जाएगा। वो कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए पनिश भी कर सकती है। ब्रॉडली अगर हम बात करें ना तो जुडिशरी के फंक्शंस को इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हो गया देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो जुडिशियल सिस्टम है ना वो एक मैकेनिज्म दे देता है जिससे हम डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। डिस्प्यूट्स जो है वो सिटीजन्स के बीच में भी हो सकते हैं, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं। दूसरा काम हो गया जुडिशियल रिव्यू। देखो क्योंकि हमारी कोर्ट्स एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर का काम करती है, तो जुडिशरी के पास ना पावर होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर लॉज जो कि पार्लियामेंट पास करता है उन पर स्ट्राइक कर सकती है, उनको मतलब खारिज कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको वायलेट कर रहे हैं। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। थर्ड वर्क हो गया अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। देखो इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं सबके पास अपने फंडामेंटल राइट्स है, और अगर उनको लग रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है तो देखो एक सिचुएशन से समझते हैं। आप अज्यूम कर लो कि कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने ना आपके लैंड को एंक्रोच कर लिया है, मतलब कब्जा कर लिया है आपके लैंड को। और अगर सपोज एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम हो जिसमें पॉलिटिशियन के पास ना जज को अपॉइंट या डिसमिस करने की पावर हो, तब इस तरह का जो केस होगा, ऐसे केस में तो जज पार्शियल होएगा पॉलिटिशियन की तरफ, मतलब उसका ज्यादा झुकाव होएगा। क्योंकि देखो कंट्रोल है पॉलिटिशियन के हाथ में कि जज को हटाना है या रखना है। तो जज जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस तो ले ही नहीं सकता। ये इंडिपेंडेंस ना होने के कारण जजेस है ना सारी जजमेंट इस तरह के केसेस में पॉलिटिशियन के फेवर में ही देगा। हमें अक्सर देखो सुनने में मिलता है कि कुछ पावरफुल लोग जो है ना इंडिया में वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन से बचाने की कोशिश करता है, बचाता भी है। किस तरह से? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी हुई है। तो देखो इंडिपेंडेंस का एक एस्पेक्ट ये भी हो जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस है, दूसरी जो ब्रांचेस है जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है, वो जुडिशरी के काम में ना इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोर्ट्स ना गवर्नमेंट के अंडर नहीं है और ना ही गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करती है। तो देखो ये जो सेपरेशन है ना, ताकि ये सेपरेशन अच्छे से काम करे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उन पे दूसरे ब्रांचेस के जो होती है ना गवर्नमेंट का, उनके अपॉइंटमेंट में ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो इनका। अब एक बार जब जज ऑफिस में आ जाता है ना तो उसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जज को। इससे भी इंडिपेंडेंस रहती है कोर्ट्स की। तो देखो ये जो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है ना, इसी के कारण कोर्ट्स जो है ना अच्छे से अपना रोल प्ले कर पाती है। इस तरह से कि कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रहा। और साथ ही साथ देखो जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है ना,
उसको भी कोर्ट्स बचाती है, क्योंकि इन कोर्ट्स के तक कोई भी अप्रोच कर सकता है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या है कोर्ट्स का इंडिया में, तो देखो 3 अलग अलग लेवल है कोर्ट के अपने कंट्री में। तो देखो यहाँ पे अलग अलग कोर्ट्स होती है लोअर लेवल पे, और एक है एपेक्स लेवल मतलब हाईएस्ट लेवल पे, और ये है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। ये जो कोर्ट्स है ना, जिनके साथ यूजुअली सभी लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो है सबऑर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और ये यूजुअली डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे होती है, या फिर टाउन्स में भी होती है, और ज्यादातर केसेस ना इधर ही होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट को ना डिवाइड, हर एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और फिर देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और हर एक स्टेट पे देखो हाई कोर्ट होती है, जो कि उस स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट होती है। और सबसे टॉप पे होती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इस पे देखो इसकी अध्यक्षता होती है चीफ जस्टिस और ऑफ इंडिया के पास। और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है ना, वो सभी कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। ये जो अलग अलग लेवल्स है ना कोर्ट्स के, ये कनेक्टेड है क्या? तो वास्तव में ये सभी जो लेवल्स है ना कोर्ट्स के, ये कनेक्टेड है। हमारे इंडिया में हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब कि जो डिसीजन हायर कोर्ट ले लेती है ना, वो लोअर कोर्ट्स पे अप्लाई हो जाता है, लोअर कोर्ट्स को वो मानना पड़ता है। इसको समझने के लिए ना हम एक बार जो अपैलेट सिस्टम है ना इंडिया में, उसको समझ लेते हैं। अपैलेट सिस्टम को समझ लेंगे तो ये इजीली समझ आएगा। देखो अपैलेट, इसका मतलब ये हो जाता है कि एक पर्सन ना हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है। इसको हम समझेंगे कि हम अपैलेट सिस्टम से क्या कहना चाह रहे हैं केस के थ्रू। ये केस है देखो, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो देखो फरवरी 1980 में क्या होता है, लक्ष्मण कुमार जो है ना, उन्होंने 20 ईयर्स की सुधा गोयल से शादी कर ली। उनकी मैरिज हुई, और फिर वो देखो दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे। साथ में ही लक्ष्मण के ब्रदर भी रहते थे और उनकी फैमिलीज भी रहती थी। तो देखो फरवरी 1980 में शादी हुई थी, लेकिन 2 दिसंबर 1980, 2 दिसंबर 1980 में क्या होता है, सुधा ना हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है सुधा की, और रीजन होता है बर्न्स, वो जल जाती है। तो उन सुधा की फैमिली ने ना कोर्ट में एक केस फाइल किया। जब ये केस ट्रायल कोर्ट में सुनाई हुई ना, तो 4 नेबर्स थे, उनको बुलाया गया विटनेस की तरह। उन्होंने कहा कि दिसंबर 1 की नाइट पे ना उन्हें सुधा की चीखने की आवाज आई। और तो फिर वो लक्ष्मण के फ्लैट में जबरदस्ती घुस गए। उन्होंने क्या देखा कि सुधा ना अपनी सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है। उन्होंने देखा सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है, तो उन्होंने जल्दी से वो आग जो थी ना उसको बुझा दिया। किस तरह से? सुधा को एक मोटे से बैग ब्लैंकेट में रैप करके। तो सुधा ने उनको बताया कि उनकी मदर इन लॉ जो शकुंतला है ना, उन्होंने उनके ऊपर कैरोसिन ऑयल डाल दिया था, और उनके हस्बैंड लक्ष्मण ने आग लगा दी थी कैरोसिन ऑयल पर। तो ट्रायल के टाइम पर ना जो सुधा की फैमिली के मेंबर्स होते हैं और जो नेबर होते हैं, वो कहते हैं कि सुधा के इन लॉज उसको टॉर्चर करते थे, और इसी कारण से वो डिमांड कर रहे हैं। और वो डिमांड करते थे, टॉर्चर क्यों करते थे? ताकि जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो सके। और उनकी डिमांड क्या थी कि जब सुधा को फर्स्ट चाइल्ड हुआ था ना, फर्स्ट चाइल्ड का जब बर्थ हुआ था, तो वो उसके इन लॉज चाहते थे कि और ज्यादा कैश मिले, स्कूटर मिले और एक फ्रिज मिले। इस डिमांड के कारण उनको टॉर्चर किया जाता था सुधा को। तो अपने डिफेंस में देखो लक्ष्मण और उनकी मदर कहती है कि सुधा की साड़ी में ना एक्सीडेंटली आग लग गई थी जब वो दूध को गर्म कर रही थी। तो देखो दूसरे एविडेंसेस पर और इस एविडेंस पर ना ट्रायल कोर्ट लक्ष्मण, उनकी मदर शकुंतला और उनके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को डेथ सेंटेंस दे देती है। तो देखो 19 नवंबर 1983 में ना ये जो तीनों एक्यूज्ड होते हैं, ये हाई कोर्ट में जाते हैं अपील करने के लिए। जो गवर्नमेंट ट्रायल कोर्ट ने दी थी ना, उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट जब लॉयर्स की आर्गुमेंट सुनती है, तो वो डिसाइड करती है कि सुधा की डेथ ना एक्सीडेंटली हो गई है, जो कि फायर एक्सीडेंटली एक्सीडेंट है ये एक तरह से, उस फायर के कारण, जो कि कैरोसिन स्टोव था ना, उसमें जो एक्सीडेंटल फायर हुआ था उसके कारण सुधा की डेथ हुई है। तो वो लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को एक्विटेड मतलब दोष मुक्त कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने तो उनको डेथ सेंटेंस दिया था, अब हाई कोर्ट ने इनको फ्री कर दिया है। हाई कोर्ट ने इनको कह दिया आपकी कोई गलती नहीं है। तो देखो हमने ना 7th क्लास में एक फोटो ऐसे पढ़ा था वुमेन्स मूवमेंट पर। हमने देखा था कि कैसे 1980s में वुमेन्स के ग्रुप ने ऑल ओवर द कंट्री बोला था डाउरी डेथ्स के बारे में।
उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो कोर्ट्स है ना वो फेल है इस तरह के केसेस के आगे। तो देखो इस ये जो अभी हमने हाई कोर्ट की जजमेंट सुनी ना, कि हाई कोर्ट ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को बिल्कुल ही दोष मुक्त बता दिया है। तो ये जो जजमेंट है ना इस तरह की, इसके कारण वुमेन जो है उनको काफी ट्रबल हुई, और उन्होंने काफी डेमोन्स्ट्रेशंस भी रखी, और फाइनली उन्होंने एक सेपरेट अपील की सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, थ्रू इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के थ्रू ये अपील की थी। तो देखो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील सुनी, और फिर देखो फिर उन्होंने लक्ष्मण को और उनके दोनों फैमिली मेंबर्स को पनिशमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर्स की आर्गुमेंट सुनी, और फिर वो इस डिसीजन पर पहुंची जो कि हाई कोर्ट से अलग था। उन्होंने पाया कि लक्ष्मण और उनकी मदर जो है ना वो तो गिल्टी है, लेकिन जो ब्रदर इन लॉ सुभाष थे उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं था, तो उनको छोड़ दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना जो एक्यूज थे उनको प्रिजन फॉर लाइफ दे दी। लाइफ मतलब लक्ष्मण और उनकी मदर को तो पूरी जिंदगी की जेल दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो ब्रदर इन लॉ सुभाष थे उनको छोड़ दिया था। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम? तो जो ये अभी हमने केस पढ़ा ना डाउरी डेथ का, ये एक तरह से क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है, और ये क्रिमिनल लॉ की वायलेशन है। और देखो क्रिमिनल लॉ के साथ ना लीगल सिस्टम जो है वो सिविल लॉ केसेस के साथ भी डील करता है। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि कैसे नया सिविल लॉ पास किया गया था 2006 में, ताकि विमेन को बचाया जा सके डोमेस्टिक वायलेंस से। इस टेबल की हेल्प से ना हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को ढंग से समझ लेंगे। देखो क्रिमिनल लॉ में वो सभी कंडक्ट से एक्ट्स आ जाते हैं जिसको ना लॉ एक तरह से ऑफेंस की तरह डिफाइन करता है। एग्जाम्पल हो जाता है चोरी करना, किसी लेडीज किसी विमेन को हैरेस करना, हैरासमेंट करना उसका, ताकि वो और ज्यादा डाउरी लाए, या फिर मर्डर कर देना, ये वो सब हो जाते हैं क्रिमिनल लॉज। और सिविल लॉ क्या हो जाता है? किसी भी तरह का हार्म या इंजरी किसी व्यक्ति के अधिकारों को किया गया हो, वो सब हो जाते हैं सिविल लॉज। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, कोई जमीन बेचनी हो उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, सामान खरीदा उससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाते हैं, रेंट मैटर्स हो या डिवोर्स केसेस हो। क्रिमिनल लॉ की शुरुआत हमेशा अक्सर एक एफआईआर से होती है, जिसमें पुलिस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, जब केस को फाइल कर दिया जाता है कोर्ट में उसके बाद भी। अब देखो सिविल लॉ में देखो पिटीशन जो होती है वो किसी भी रेलिवेंट कोर्ट में सिर्फ अफेक्टेड पार्टी ही फाइल करती है। कोई रेंट का मैटर हो तो इसको या तो लैंडलॉर्ड फाइल कर देगा या टेनेंट फाइल कर देगा। अगर क्रिमिनल लॉ में गिल्टी पाए जाते हैं ना, तो अक्यूज्ड को जेल में भेजा जाता है या फिर फाइन कर दिया जाता है, और फाइन भी किया जाता है। और अगर सिविल लॉ में अगर कोर्ट ना कोर्ट किस एक स्पेसिफिक रिलीफ दे देती है। फॉर इंस्टेंस देखो अगर कोई लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का केस हो तो कोर्ट कह देगी कि भैया तो फ्लैट को खाली कर दो, फ्लैट को खाली कर दो और साथ ही साथ रेंट भी पे कर दो। डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट्स? तो देखो जितने भी सिटीजन है ना इंडिया में, उनके पास एक्सेस तो है कोर्ट का कंट्री में। इन प्रिंसिपल बात है, ये ऐसा माना जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम हर एक सिटीजन जो है ना उसके पास राइट टू जस्टिस है कोर्ट्स के थ्रू। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि कोर्ट्स जो है ना वो सिग्निफिकेंट रोल निभाती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने में। अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो वो कोर्ट तक जा सकते हैं और वहां पे उन्हें न्याय मिलेगा। तो देखो कोर्ट्स वैसे तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन रियलिटी ये है कि कोर्ट्स जो है ना, जो पुअर है ना इंडिया का वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर, उनके लिए दिक्कत होती है, उनके लिए काफी मुश्किल है उधर तक जाना, क्योंकि लीगल प्रोसीजर जो है ना इसमें काफी पैसे भी लगते हैं और काफी पेपर वर्क भी लगता है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो पुअर पर्सन जो कि ना तो पढ़ सकता और उसकी फैमिली जो है वो डेली वेज पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए कोर्ट जाने का आइडिया तो ना बहुत ज्यादा थोड़ा गलत सा है, वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो देखो क्योंकि ये दुविधा थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ना अर्ली 1980s में क्या किया, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैकेनिज्म बना दिया, ये पीआईएल कह लो, ताकि जस्टिस ज्यादा मिल सके लोगों को। इसके कारण कोई इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी ऐसे के बिहाफ पर जिसके राइट्स को वायलेट किया गया है उसके बिहाफ पर ना पीआईएल फाइल कर सकती है। तो लीगल प्रोसेस जो है ना इसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। एक सिंपल सा लेटर या टेलीग्राम जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भेजा गया है उसको भी पीआईएल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो देखो अभी क्या हुआ,
पीआईएल को यूज किया गया ताकि काफी जो केसेस है ना, जिसको जैसे कि जो कि इनह्यूमन वर्क कंडीशंस है बॉन्डेड लेबरर्स की, उनको बचाया जा सके, या फिर जो प्रिजनर्स है बिहार में जिनको जेल में रखा गया है तब भी, जबकि उनकी पनिशमेंट टर्म कंप्लीट हो गई है, उनको बचाया जा सके। इस तरह के केसेस में पीआईएल ने काफी न्याय दिलाया है। आपको पता होना चाहिए कि जो मिड डे मील जो आज बच्चों को मिलती है ना गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, वो सब भी पीआईएल के कारण ही है। ये फोटोज देखो आप राइट में, और फिर देखो इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको काफी कुछ समझ आएगा। 2001 में क्या हुआ, राजस्थान और उड़ीसा में ना सूखा पड़ गया था, जिसके कारण लाखों लोगों को काफी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हुई, मतलब खाने की कमी मिल हो गई उनको। ये फोटो है उस सूखे की। अब सेकंड फोटो बताती है कि गवर्नमेंट जो थी ना, गवर्नमेंट के राजस्थान और उड़ीसा में तो सूखा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट के जो गोडाउन्स थे उनमें बहुत ज्यादा अनाज था और इस अनाज को अक्सर चूहे खा जाते थे। ये फोटो ये दिखाती है, जैसे देखो कितना सारा अनाज है। और फोटो 3 में सिचुएशन दिखाई हुई है हंगर एमिड्स प्लेंटी। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन थी पब्लिक यूनिफॉर्म सिविल लिबर्टीज या फिर पीयूसीएल कह लो, इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की। उसमें लिखा था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है ना, जिसको आर्टिकल 21 में गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें राइट टू फूड भी आता है। तो स्टेट का एक्सक्यूज था कि इसके पास एडिकेट फंड्स नहीं है। ये जो एक्सक्यूज था ना, इसको गलत दिखाया गया क्योंकि जो गोडाउन्स थे ना उनमें बहुत ज्यादा ग्रेन्स थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की ना ड्यूटी है कि सबको वो फूड प्रोवाइड करे। तो फोटो 4 में बताया गया देखो कि इसीलिए गवर्नमेंट को ना डायरेक्ट किया गया कि आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दो, फूड जो है वो चीपर रेट्स पे सबको अवेलेबल कराओ गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू, और साथ ही साथ बच्चों को मिड डे मील भी दो, चिल्ड्रन को मिड डे मील दो। और 2 फूड कमिश्नर्स भी गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन पर रिपोर्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट किए गए थे। देखो कॉमन पर्सन के लिए ना कोर्ट्स का एक्सेस ना एक तरह से जस्टिस का एक्सेस है। कोर्ट्स का ना काफी क्रूशियल रोल है फंडामेंटल राइट्स जो है ना सिटीजन्स के, उनको इंटरप्रेट करने का। जैसा कि हमने ऊपर की सिचुएशन में देखा कि कैसे कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इंटरप्रेट किया कि राइट टू लाइफ में ना राइट टू फूड भी आ जाता है। तो इसी कारण उन्होंने स्टेट को ऑर्डर भी किया कि कुछ स्टेप्स लो आप ताकि सभी तक फूड पहुंच सके, जिसमें मिड डे मील स्कीम भी आता है। तो देखो फिर भी देखो कोर्ट की जो जजमेंट होती है ना, वो कभी कभी लोगों को लगता है कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, उनके खिलाफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कुछ एक्टिविस्ट थे जो कि काम कर रहे थे इस तरह से कि उनका इशू था कि उनको कंसर्न था राइट टू शेल्टर से लेके राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर पुअर। तो उनका कहना था कि जो रिसेंट जजमेंट्स आई है ना एविक्शंस पर, मतलब जगह खाली करा लेने पर, वो तो पहले के जजमेंट से अलग है। पहले की जो जजमेंट्स होती थी ना, वो एक तरह से स्लम डेवलपर्स जो कि झुग्गी में रहते हैं, उनको ना, जो आज की जजमेंट्स है वो तो उनको एक तरह से एनक्रोचर की तरह देखती है जो कि अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन पहले की जो जजमेंट थी, जैसे कि ओल्गा तेलविस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने देखो जो लिवलीहुड है ना स्लम ड्वेलर्स का, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो मतलब ये कंप्लेंट कर रहे हैं एक तरह से। आज की जजमेंट और पहले की जजमेंट्स में फर्क है। अब देखते हैं पहले की जजमेंट क्या थी ओल्गा टेलिस वाली। तो देखो जो जजमेंट थी ना ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, इसमें आता है कि राइट टू लिवलीहुड जो है ना, वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो देखो ये जो जजमेंट है ये दिखा रही है कि किस तरह से जजेस को ना राइट टू लाइफ को राइट टू लिवलीहुड से जोड़ते हैं। तो देखो जैसा कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ बताया गया है, तो ये ना समझने की बात है कि लाइफ जो है ना वो सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब सिर्फ जी रहे हैं हम उतना ही थोड़ी है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही थोड़ी है कि लाइफ जो है उसको हम उसको हम व्यक्ति को मार नहीं सकते। राइट टू लाइफ में सिर्फ इतना थोड़ी आता है कि किसी को भी मार नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते ऐसे ही मजे मजे में। वास्तव में इसमें ना कई एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि राइट टू लिवलीहुड भी मिले व्यक्ति को, क्योंकि कोई भी पर्सन जी नहीं सकता अगर उसके पास जीने के माध्यम ना हो, जीने के मीन्स ना हो, मतलब मीन्स ऑफ लिवलीहुड ना हो। तो देखो अगर किसी व्यक्ति को एविक्ट कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा किसी स्लम से, तो इसके कारण अल्टीमेटली उसका लिवलीहुड भी चला जाएगा।
ये कहने में कुछ गलती नहीं है। देखो प्रेजेंट केस में देखो फैक्ट्स बताते हैं कि एविडेंस है ऐसे कि पेटिशनर्स जो कि स्लम्स में रहते हैं या पेवमेंट्स में रहते हैं, उनके पास ना छोटी छोटी जॉब्स होती है जो कि वो सिटी में करते हैं, और वो उनकी झुग्गियों के नज़दीक ही होती है। तो वो इस तरह से देखकर झुग्गी बनाते हैं नज़दीक के एरिया में कि वो काम भी कर सके। और अगर आप इन पेवमेंट्स में से या फिर अगर आप इन स्लम्स को ही खाली करा दोगे तो वो अपनी जॉब्स भी खो देंगे। तो कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन यही होएगा कि अगर इन लोगों को, इन पटिशनर्स की एविक्शन कराएंगे तो अल्टीमेटली इनका लिवलीहुड भी जाएगा, और फिर इस तरह से इनकी लाइफ में कमी आएगी। तो ये एक तरह से इस तरह से राइट टू लिवलीहुड को राइट टू लाइफ को जोड़ के स्लम ड्वेलर्स के हक में फैसला दिया गया था उस टाइम पे। एक और इशू ये भी है देखो, जो कि कॉमन पर्सन को थोड़ा सा अफेक्ट करता है कि ना, जो जस्ट एक्सेस टू जस्टिस है, मतलब न्याय मिलने में ना काफी साल भी लग जाते हैं कई बार, क्योंकि एक कोर्ट को ना काफी साल लग जाते हैं केस की हियरिंग में ही। ये जो फ्रेज है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसको अक्सर ना इसी जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है इससे ही इसी को बताने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी देखो जुडिशरी जो है ना उसमें न्याय की मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक इंडिया में इसने कोई क्रूशियल रोल ना निभाया हो, इसका काफी क्रूशियल रोल रहा है डेमोक्रेटिक इंडिया में। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स की पावर पर अच्छा चेक्स भी रखती है, और फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स की उसको बचाती भी है। जो मेंबर्स है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने सही तरीके से ही कोर्ट का सिस्टम एक तरह से विजन किया था कि इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरह देखा जाए, जो कि डेमोक्रेसी का की फीचर बन के आएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।